हाय। डिफेंस एफटीएस में आपका स्वागत है। तो इस हम वीडियो में कवर करेंगे साइंस सेक्शन का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिससे क्वेश्चन हमेशा आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके जो एनडीए 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपके बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 90% जो क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 3 टाइम्स एनडीए को रिटन को क्लियर किया हूं। सो मुझे एक्सपीरियंस है कि आप अपने एनडीए को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ पावर, यानी कौन सा ऐसा यूनिट है जो पावर का यूनिट है। तो कौन सा यूनिट है, तो पावर क्या होता है, हमारा पावर का फार्मूला क्या होता है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन। और वाट क्या है, वाट भी होता है। ठीक है, वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। जैसे आपने बल्ब देखा होगा तो बल्ब पे लिखा होगा 10 वाट, 100 वाट। तो वाट क्या है, उसके पावर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है पावर का, वाट भी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद आया कि जो किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर ये किसका यूनिट है, तो याद रखना है इसकी, ये एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, और कह दिया किलो वाट किसका यूनिट हो जाएगा, ये बस पावर का यूनिट होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। तो कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ एनडीए के फेवरेट क्वेश्चन है जो आप कभी मिस नहीं कर सकते। ओके, सो इसको क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, यानी कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का पहले फार्मूला बताओ क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। यानी कह रहा है इसके जो स्पीड को 3 टाइम्स किया गया है, यानी कि इसको 3 टाइम्स किया गया। तो अगर मान लेते हैं इसको 3 टाइम्स करते हैं, 1/2 एम को मास को उसी तरह से रहने दिया, बस इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी स्पीड को हमने 3 टाइम्स कर दिया, यानी 3 भी कर दिया। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यानी कि 9 और 1/2 एम भी स्क्वायर, यानी कि पहले की तुलना में कितना होगा, 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी कि नीचे से उठाया जा रहा है, यानी ग्राउंड लेवल है, इसको उठाया जा रहा है। पहला फर्स्ट 5 मीटर की ऊंचाई उठाया गया। ठीक है, और फिर 10 मीटर, यानी कि यहाँ से फिर 10 मीटर। ठीक है, और फिर 15 मीटर की हाइट तक उठाया गया, फिर 5-5 मीटर ऊंचा किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एट व्हाट हाइट द ऑब्जेक्ट हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यानी कि अगर हाइट को हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे, अगर एक पत्थर को हम किसी के सर पर कम ऊंचाई से गिराते हैं तो उसको कम चोट लगेगा, और उसको ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो उसको ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ साथ उसके पास एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो गई, तो इसकी वजह से होगा। तो कौन सा हाइट पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, बी ऑप्शन, यानी कि 15 मीटर का हाइट पर, उस हाइट पर क्या होगा, उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस बाय 2 टाइम्स, ठीक है, एंड देन काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय। अच्छा, एक इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है उसके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2m k। ठीक है, 2m k। तो हमें किस चीज़ का चेंजेस करा है, ये लीनियर मोमेंटम में चेंज किया गया 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स, यानी जो p है, पी स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। ठीक है, अगर इसको 2 टाइम्स किया गया तो कितना होगा, इसको 2 टाइम्स किया गया तो कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, इसको स्क्वायर है तो 4 टाइम्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो फैक्टर कितना है, काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चेंज होगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में मैंने कैसे किया, ये p का स्क्वायर था तो p को ही 2 गुना कर रहा था ना, तो p को अगर हम 2p का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा, 4p स्क्वायर होगा, यानी कि पहले की तुलना में कितना आ गया, ये 4 गुना आ गया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लाल लाल क्वेश्चन हो गया है। ओके, अब तो कोई मैनेज कर सकते हो यार, एनडीए वाले हो। ठीक है, सो कह रहा है कि ए लाइटर एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट पोसेसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक भारी वस्तु है, एक हल्की वस्तु है, दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है वेलोसिटी से रिलेटेड सही है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, एम वी स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका मास एक का ज़्यादा भारी है और एक कम है, ये भारी वाला है
और एक दूसरा हम निकाल लेते हैं K2, इसको कर देते हैं, इसको K1 कर देते हैं, तो 1/2 ये m, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होगा तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर ये भारी होगा, इसके पास भारी होगा, तो इसका कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी कम होगा। अगर ये हल्का होगा तो इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तभी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी सब सेम है। अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर ये भारी है और ये हल्का है, अगर भारी है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम है, तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आ रही। अगर ये हल्का है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा, जो हल्का वाला होगा उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो भारी होगा उसके पास वेलोसिटी कम होगा। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द लाइटर। नहीं हो सकता। जो भारी वाला होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हो सकती है, ठीक है। बोथ विल द सेम, नहीं, सेम नहीं हो सकता। वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज लेस देन, हाँ ये सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी इज कौन, सी इज अ चोलेबल बांड है जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम। यानी कि m की वैल्यू कितना दिया गया है, सॉरी m की वैल्यू कितना दिया, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को हमें SI यूनिट में चेंज करना है, तो कितना होगा, 50 बटा में 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो ये m की वैल्यू हो गई, और कह रहा है इसको 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वर्क डन कितना किया जाएगा इस पर, ठीक है। तो ग्रेविटी का अगेंस्ट होगा, तो इसीलिए सब में माइनस आया है, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास स्पीड है और इसके पास मास है, तो कितना, कौन सा फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m/2, ठीक है। तो 1/2, m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू 50, तो 50 और बटा में 100 कर देते हैं, तो इसको कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा ये 1/20, यानी कि 1/20 इसका मास है, और वेलोसिटी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है। तो इसको कटा दो, ये 5 हो गया, तो 2 से कटा दो, कितना 2.5 जूल होगा। कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन ऐसा होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी कि एक बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और इसको डिस्प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द एंगल, यानी कि हमें एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क डन जूल, यानी कि 1 जूल का उसके पास एनर्जी स्टोर किया गया, 1 जूल की एनर्जी यूज किया गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो W कितना है 1 जूल है, और फोर्स 10 न्यूटन है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है सेंटीमीटर में दिया, तो आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/100 हम कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम करेंगे 10, 10 से 10 कट गया, यानी कि 1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो कॉस में थीटा की 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा 1 किसकी, 0 डिग्री की, ठीक है। 0 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज 0 एनर्जी एज ऑफ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्प्रिंग। अच्छा, क्या होता है, जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होती है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी ना, तो स्टोर होगी, तो जो नॉर्मल स्प्रिंग से क्या होगा, उसके साथ ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इस करेक्ट, क्योंकि कम तो स्टोर हो नहीं सकती। जैसे हमने स्प्रिंग को दबाया तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई होगी, स्टोर हो गई, तो उसके पास नॉर्मल जो पोजीशन होता है उससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 0 तो हो ही नहीं सकता, और सेम उसी के जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्रेस किया गया है, ठीक है, दबाया गया है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर 10 न्यूटन का फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स को अप्लाई किया गया तो क्या होगा, वो फोर्स तो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको कहीं डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, व्हाट इज द, हाँ, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया, और परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाएगा तो फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर हम 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर 0 होगा तो वर्क डन पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, व्हेन अ डैम इज मेड ऑन द वे ऑफ अ रिवर, यानी कोई नदी के रास्ते में एक डैम बना दिया गया, बांध बना दिया गया, देन एनर्जी ऑफ वाटर, रिवर वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म। तो जो हमारा, जैसे अगर बात करें, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, इसके बीच में हमने डैम बना दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर पानी रुकेगा, पानी स्टोर हो जाएगा, तो किस रूप में स्टोर होगा, एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर होगा, और जैसे यहाँ से जब निकलेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल टू काइनेटिक चेंज होने वाला है, ठीक है, ट्रांसफर्ड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ से अब इसका डैम के थ्रू यूज किया जाएगा, इसके काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे वीडियो के लिए, क्योंकि आपके पास 30 डेज है। यू हैव 30 डेज टू एनडीए इन और नॉट। अगर आप 30 डेज तक मेहनत करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एनडीए को रिटर्न को क्लियर करना। ओके, सो बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो इस 30 दिनों के लिए। ठीक है, बाय।